विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था रामचंद्र मिशन के प्रतिनिधियों ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। कमलेश पटेल मिशन के वर्तमान आध्यात्मिक शिक्षक ने सीएम केसीआर को आध्यात्मिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो वे जल्द ही हैदराबाद में आयोजित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा चलाए जा रहे समाज सेवा और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बारे में बताया। ज्ञातव्य है कि रामचंद्र मिशन के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास एवं कृषि क्षेत्र के साथ साथ कई सामाजिक क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी तपस्या हमेशा लोगों की सेवा करना रहा। राजनीति में जनसेवा के लिए आए देवरा करुणाकर ये सबके साथ मित्रता रखते थे। वह विकास हेतु सभी दलों के नेताओं के साथ काम करते रहे। सभी दलों के नेता देवरा करुणाकर के जन्मदिन समारोह में सम्मान देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने खुलासा किया है कि दिवंगत जीएचएमसी कॉरपोरेटर देवरा करुणाकर द्वारा की गई सेवाओं को याद करने और पार्टी रैंकों में उनकी भावना को प्रेरित करने के लिए एक विशाल स्मारक बैठक आयोजित की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने उनसे अपने जुड़ाव को याद किया। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए उनकी सेवाओं और कड़ी मेहनत को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर साल भाजपा सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय ने याद दिलाया है कि देवरा करुणाकर एक महान नेता थे, जिन्होंने हमेशा लोगों की भलाई और सार्वजनिक विकास के लिए काम किया। उन्होंने कहा है कि सभी के साथ नरमी से रहने वाले देवरा करुणाकर ने एक अच्छे नेता के रूप में लोगों के दिलों में नाम कमाया है। उन्होंने कहा है कि करुणाकर को तभी बड़ी श्रद्धांजलि होगी जब राजनीति में मूल्यों का पालन हो। उन्होंने कहा है कि एक कार्यकर्ता के स्तर से उठकर नेता बनने की प्रक्रिया में उनकी आंखों के सामने अचानक उनका मर जाना दुखदायी है। उनका लोगों के बीच अच्छा नाम रहा। पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र ने कहा है कि स्वर्गीय जीएचएमसी कॉरपोरेटर देवरा करुणाकर ने अपनी सेवा गतिविधियों से गुड्डी मलकापुर के लोगों के दिलों में एक घोंसला बनाया है। गुड्डी मलकापुर के लोग उनकी सेवाओं को कभी नहीं भूलेंगे। अंतिम संस्कार में शामिल इटेला ने उनके चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि भाजपा ने एक अच्छा नेता खो दिया। राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव ने कहा है कि करुणाकर एक सक्षम नेता थे, जिन्होंने ओल्ड सिटी में बीजेपी पार्टी को घर घर तक पहुंचाया। दुख की बात है कि मुश्किल समय में पार्टी का विस्तार करने वाले का समय से पहले निधन हो गया, जबकि उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। बीआरएस एमएलसी एग्गे मल्लेशम ने देवरा करुणाकर की एक महान नेता के रूप में प्रशंसा की, जिन्होंने पार्टी और लोगों के साथ साथ अपने कुरुमा संघ की सेवा की और समुदाय के विकास में योगदान दिया। उनके शांत स्वभाव और सेवा के गुण को देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं होता। वे स्वयं को दयालु कहते हैं और अपनी आध्यात्मिकता का दावा करते हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव फिरोज खान ने कहा है कि दल भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सेवा भावना एक है और इसीलिए नजदीकियां पैदा हुई है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि करुणाकर चले गए हैं। एक अच्छे दोस्त को खोने का दुख उन्हें है। इस मौके पर उन्होंने याद किया है कि उनका और करुणाकर का अटूट बंधन था। पूर्व मंत्री भाजपा नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा है कि राजनीति के साथ लोगों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अलावा लोगों के बीच एक अच्छा नाम कमाना विशेष बात है। उन्होंने कहा है कि करुणाकर की सेवाओं और उनके अच्छे कार्यों ने आज लोगों पर अमिट छाप छोड़ दी है। शशिधर रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी पवित्र आत्मा की शांति की कामना की। करुणाकर एक महान नेता है, जिन्होंने पार्टियों से इतर विकास के लिए भी काम किया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कम उम्र में महान सेवाएं प्रदान करने वाली पार्टियों के साथ आम लोगों द्वारा याद किया जाना आदर्श है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी एन रामचंद्र राव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों से बचने के लिए विधानसभा की बैठक कर रही है। उन्होंने सीएम केसीआर पर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार द्वारा दिए गए वादों को शामिल करने से बचने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया। रामचंद्र राव से रूबरू होने पर उन्होंने कहा है कि संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और संविधान के प्रतिनिधि राज्यपाल का अपमान करना, जनता का अपमान करने के साथ उनकी भलाई की परवाह नहीं करना है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनका मकसद कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुख्यमंत्री नेतृत्व द्वारा तय किए गए लोगों की नियुक्ति नहीं कर देते। उन्होंने कहा है कि मानिक राव ठाकरे के टीपीसीसी प्रभारी के रूप में आने के बाद पार्टी में सभी झगड़े खत्म हो गए हैं।
नागर कर्नूल में दलित आदिवासी स्वाभिमान सभा में उन्होंने टीआरएस सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने आलोचना की है कि पालमूरू में निर्मित सभी परियोजनाओं को कांग्रेस द्वारा दिया गया है। मंदी के मंडराते खतरे, उच्च मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था के 10 ट्रिलियन डॉलर तक के विस्तार की चुनौतियों के बीच केंद्र संसद में वर्ष 2023 से 2024 तक बजट पेश करने के लिए तैयार है। अगले साल जब चुनाव होने वाले हैं, क्या कल्याणकारी योजना आ रही है, क्या सुधार है? इसका खुलासा 1 फरवरी को होगा। करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डालने वाले नए बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। कई कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। लोग नए पद्दू से क्या उम्मीद करते हैं, यह जानने के लिए देखें यह कहानी। इस साल 9 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के चुनाव की आहट हो चुकी है। लोकसभा अगले साल होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री आगामी केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को आकर्षित करने पर अधिक ध्यान देने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 5वीं बार बजट पेश करेगी। आमतौर पर बड़े बड़े आंकड़ों वाला केंद्रीय बजट, जो सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित करता है, सबका ध्यान खींचता है। यह एक निर्वावध सत्य है कि इसमें सत्ताधारी दल के राजनीतिक हित भी शामिल है। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। अगले साल आम चुनाव की जंग जारी रहेगी। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट के निर्माण में इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आगामी केंद्रीय बजट में निर्मला देश के बड़े मध्यम वर्ग को राहत देने को प्राथमिकता दे सकती है। दुनिया के देशों में जहां मंदी के हालात और कोरोना की तेजी धीमी हो रही है, वहीं यह खुशी की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। और हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान पूर्व घोषित 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। केंद्र को पूरे 7% विकास दर का भरोसा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भी हाल ही में खुलासा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर हासिल करेगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर कर राजस्व में वृद्धि भी एक सकारात्मक विकास है। वर्तमान में मासिक जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए तक है। यूक्रेन पर रूस के युद्ध के मद्देनजर वैश्विक खाना पकाने के तेल की कीमतें आसमान छू गई है। नतीजतन उपभोक्ता मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा निर्धारित 4 से 6% से अधिक हो गई है। नतीजा ये हुआ है कि आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी है और मौजूदा समय में यूरोप में मंदी और चीन में आर्थिक मंदी की वजह से कुकिंग ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। उपभोक्ता मुद्रास्फीति भी घटकर 5.8% पर आ गई है। यह तथ्य कि चालू खाता की घाटा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। एक और जहां कच्चे तेल और अन्य सामानों के आयात का बिल बढ़ रहा है, वही भारत से निर्यात घट रहा है। यूरोप में आर्थिक मंदी और अमेरिका में आर्थिक मंदी का असर भारतीय निर्यात पर पड़ रहा है। चीन से लगी सीमा पर तनाव की स्थिति होती है तो उस देश से भारत को निर्यात भारी मात्रा में होता है। इस मोड़ पर निर्मला बजट बनाने में उचित ध्यान रख सकती है, ताकि अर्थव्यवस्था पर उचित ध्यान देने के साथ ही मतदाताओं के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को आकर्षित किया जा सके। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय पर 3 लाख रुपए और दूसरों के लिए 2.5 लाख रुपए की कर छूट प्राप्त है। इसे क्रमशः 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 से के तहत संबंधित खर्चों और बजट पर टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाना है। इसे आखिरी बार वर्ष 2014 में संशोधित किया गया। तब की तुलना में अब महंगाई कम हुई है। उस सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की जरूरत है। होम लोन पर ब्याज दर से छूट की सीमा बढ़ाने से भी मध्यम वर्ग को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। 2 लाख रुपए की मौजूदा सीमा बहुत कम है। कोरोना के बाद घरेलू स्वास्थ्य बीमा में भारी वृद्धि हुई है। उनके प्रीमियम पर करों के पूर्ण उन्मूलन से कई लोगों को लाभ होगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री चुनाव के समय
मध्यम वर्ग को वश में करने के लिए आने वाले बजट में इन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। जो कुछ भी कहे, देश का आर्थिक भविष्य पद्दू पर निर्भर करता है। इस बार पद्दू किसे खुश रखता है, यह हमें देखना है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अपनी मां, मातृभाषा और मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेगा। रंगारेड्डी ने वेंकैया नायडू के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ नरसिंगी में तेलुगु संगम संक्रांति सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्र पहली बार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं मातृभाषा में कराएगा। उन्होंने कहा है, क्या हम अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, अपनी पद्धति के अनुसार दीप नहीं जलाते? वेस्टर्न कल्चर में जन्मदिन समारोह के दौरान दीप जलाकर बुझा देते हैं। दीप बुझाने का मतलब सब कुछ खत्म हो गया। दीप जलाना चाहिए, दीप की तरह ज्ञान को बांटना चाहिए। यह हमारा आचार है, यह हमारी पद्धति है, यह हमारा संस्कार है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमारी संस्कृति को अन्य दूसरा नहीं अपनाता, लेकिन हम उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। हालांकि उनके जन्म से पहले भारत की भूमि मौजूद थी। भारत को हजारों वर्षों का इतिहास है। बंडारू ने कहा है कि हम कहीं पर भी रहें, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा का गौरव है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है और इसे बरकरार रखना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि अगर वह इस्तीफा देकर परिवारवाद और तानाशाही शासन के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए उपचुनाव में जाते हैं तो जनता उन्हें तवज्जो नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि दोनों तेलुगु राज्यों की जनता भी कह रही है कि नैतिक जीत उनकी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर और बीआरएस पार्टी के खिलाफ लोगों में काफी विरोध है। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर पिछले 9 साल में किए गए वादों को भूल गए हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि खम्बम की सभा में केसीआर ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने क्या बात कही, लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सभा में शामिल होने के लिए कई लोगों को खाने पीने के लिए पैसे दिए गए हैं और उन्हें जबरदस्ती सभा में लाया गया। एमएलसी कविता ने आरोप लगाया है कि केसीआर के आश्रितों को सिंगरैनी में रोजगार देने की घोषणा को रोकने के लिए कुछ लोग कोर्ट गए थे। बताया जाता है कि सिंगरैनी में मजदूरी कोल इंडिया से अधिक है। कविता ने भूपालपल्ली में मंत्री सत्यवती राठौड़ के साथ दौरा किया। इस मौके पर आचार्य जयशंकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में बीआरएस और तेलंगाना जागृति कार्यकर्ताओं ने कस्बे में एक विशाल रैली में भाग लिया। कविता ने कहा, सरकारी संस्थाओं का बेचना ही बीजेपी ने अपना उद्देश्य रखा है। देश की संपत्ति बेचने के लिए बीजेपी ने मंत्रालय भी बनाया है। कोल ब्लॉक के नाम पर सिंगरैनी को बेचने और निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना कोयला खदान मजदूर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोयला खदानों की नीलामी करना, मौजूदा संस्थाओं को हटाना या निजीकरण करना और यहां मौजूद रोजगार परक संस्थानों को स्थानांतरित करना, यही बीजेपी का मुख्य कार्य बन गया है, न कि सामाजिक सेवा और लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अधिकारी स्मिता सबरवाल ने अपने घर में डिप्टी तहसीलदार की घुसपैठ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कल रात एक दर्दनाक अनुभव हुआ। एक आदमी हमारे घर में घुस आया। हालांकि सतर्क और चालाकी से मेरी जान बच गई। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। रात के समय दरवाजे और ताले की जांच करनी चाहिए। स्मिता सबरवाल ने कहा है कि आपात स्थिति में डायल 100 को कॉल करना चाहिए। मेडचल जिले के नायब तहसीलदार आनंद कुमार रेड्डी जुबली हिल्स स्थित आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल के घर में घुस गए। स्मिता सबरवाल के चिल्लाने पर सतर्क कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। नायब तहसीलदार और उनके दोस्त को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के नेता मतभेद दूर कर सुलह की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, जो पीसीसी नेता है, कुछ महीनों के बाद गांधी भवन में दाखिल हुए। साथ ही रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए समझा जा सकता है कि नेता तेलंगाना मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे के निर्देश से असंतुष्ट है। हैदराबाद गांधी भवन में रोचक दृश्य हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी मानिक ठाकरे पार्टी नेताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए गांधी भवन पहुंचे। इस मौके पर ठाकरे से मिलने पहुंची सांसद कोमटी रेड्डी ने टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है और कुछ देर तक दोनों ठहाके लगाते रहे। उनके बीच बातचीत के वीडियो इस समय नेट पर वायरल हो रहे हैं। पिछले उपचुनाव के बाद टीपीसीसी और कोमटी रेड्डी के बीच फासला बढ़ गया था। इस पृष्ठभूमि में पार्टी नेताओं के बीच फुसफुसाहट सुनाई दी है, क्योंकि दोनों नेता किसी मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। दोनों नेताओं ने क्या बात की है?
मीडिया के साथ साथ पार्टी नेताओं ने भी इस पर दिलचस्पी से चर्चा की है और इससे पहले कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। माणिकराव ठाकरे ने उन्हें फोन किया और इसलिए वह उनसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि वह हाल ही में नहीं आ सके क्योंकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वह गांधी भवन कभी नहीं आएंगे। उन्होंने समझाया है कि वह बैठक में बताएंगे कि कांग्रेस को सत्ता में कैसे लाया जाए। सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि उनका लक्ष्य भविष्य में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। उन्होंने कहा है कि वह कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए एक वरिष्ठ नेता के रूप में अपने अनुभव से नेतृत्व को सलाह और सुझाव देंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में दबे हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में ताकत भरकर वे कांग्रेस का गौरव वापस लाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि खम्मम जैसे घर कांग्रेस ने बनाए थे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने खुलासा किया है कि चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, केसीआरएम ऐसा नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव की गांधी भवन से जाना चर्चा का विषय बन गया है। वीएच ने ठाकरे को उनके द्वारा आयोजित राजीव गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट में आमंत्रित किया है। ठाकरे ने कहा है कि पूर्व व्यवस्था के कारण वह नहीं आ पा रहे हैं। जब ठाकरे बोल रहे थे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार ने हस्तक्षेप किया है। इससे वीएच और महेश कुमार के बीच बहस हो गई। इस पर रोष जताने वाले हनुमंतराव गांधी भवन से चल दिए। हम राज्य में दबे हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को ताकत देंगे और कांग्रेस का गौरव वापस लाएंगे। मैं नेतृत्व के सलाह और सुझाव दूंगा। कोमटिरेड्डी, जिन्होंने कहा है कि उनका मिशन भविष्य में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। देखते हैं कि वह भविष्य में कांग्रेस के लिए कैसे लड़ेंगे। प्रगति भवन का घेराव करने पहुंचे शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पंजागुट्टा, बोलारम व गोशामहल पुलिस स्टेशन ले गई। हालांकि सुबह से लेकर अब तक स्टेशनों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना देते रहे। शिक्षक आक्रोश व्यक्त करते रहे कि न्यूनतम भोजन की सुविधा नहीं दी गई है। उनका आरोप है कि उनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। इससे पहले शिक्षक दंपत्ति व बच्चों ने जीवन साथी के तबादले की मांग को लेकर लकड़ी का पुल स्थित स्कूल शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मौन पहल की है। उन्होंने किस इज द वर्ल्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कपल्स डोंट वांट टू बी सेपरेशन लिखी प्ले कार्ड्स भी प्रदर्शित की। उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पति एक जिले में ड्यूटी कर रहा है और पत्नी दूसरे जिले में ड्यूटी कर रही है। शिक्षकों के आंदोलन को लेकर निदेशालय कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। इसी क्रम में जाम लग गया था। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की क्योंकि उनके पास विरोध करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शिक्षकों ने विरोध किया। इसी क्रम में पुलिस ने शिक्षकों के बीच कहासुनी व हाथापाई भी हुई। कई शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा ध्यान न देने के बावजूद शिक्षकों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चे गुवेरा की बेटी अलायदा गुवेरा ने गुवेरा को न केवल टी शर्ट और फोटो में बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। क्यूबा एक समाजवादी देश है। भले ही मैं गौरी हूँ, मुझ में काले लोगों की भावनाएं हैं। मुझ पर आपकी कृपा बहुत अच्छी है। उसने कहा है कि मुझे दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी क्षमता का पता नहीं चलता है जब हम वो लोग बनते हैं जिनकी दूसरों को जरूरत होती है। उन्होंने टिप्पणी की है कि हमें चे गुवेरा द्वारा की गई क्रांति का अभ्यास करना चाहिए। हमें चे गुवेरा के रास्ते पर चलना चाहिए। राज्य सरकार ने विश्व क्रांतिकारी चे गुवेरा के साथ एकजुटता व्यक्त की है। चे गुवेरा की बेटी अलायदा गुवेरा और पोती एस्टिफिना गुवेरा ने हैदराबाद में रविंद्र भारती में आयोजित क्यूबा एकजुटता बैठक में भाग लिया। वामपंथी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अलायदा गुवेरा ने कहा है कि उनके पिता चे गुवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया। जब वह छोटी थी, उन्होंने कहा है कि उनके पिता चे गुवेरा एक आदर्श कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने याद दिलाया है कि चे गुवेरा क्यूबा में रहते हुए प्रतिदिन 16 घंटे काम करते थे। उन्होंने कहा है कि चे गुवेरा ने क्यूबा में स्वैच्छिक कार्य का आविष्कार किया और समाज के लिए स्वैच्छिक कार्य शुरू किया। व्यक्ति कौन है, वे किस रंग के हैं, उनका धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। कहा जाता है कि समाज में एकता का अर्थ है परिवर्तन। स्वयंसेवी संस्थाएं अपना प्रदर्शन में कैसे सुधार करें, आधुनिक कौशल कैसे हासिल करें, ऐसे कई विषयों पर CSR समिट में चर्चा हुई।
यह कार्यक्रम अभय फाउंडेशन के तत्वावधान में हैदराबाद के नारसिंगी में आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर एनजीओ, कॉरपोरेटर और स्टाफ एक्सचेंज के प्रतिनिधि मौजूद थे। फिल्म कलाकार ब्रह्मानंदम ने बाल विकास के लिए स्वामी बालचंद्र की पुस्तक डिस्क्यूची का विमोचन किया।